बिस्मिल्लाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअग्ना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, हमारे हलीम साहब, काफी शीरीन आवाज है आपकी। एक लाइन आपके बारे में बता दें। माशाल्लाह, आपने बड़ी प्यारी मीठी सी कुरान की क़िरात शुरू की है। अपना एक दो लाइन तारुफ के। जी डॉक्टर साहब, मैं लखनऊ से ताल्लुक़ रखता हूँ, यूपी से, जी। और एक मदरसे से भी मुंसलिक हूँ लखनऊ में ही, और उसमें जो है वो कुरान की और तफसीर की और हदीस की भी तालीम देता हूँ बच्चों को। काफ़ी बच्चे, 400-500 बच्चे हमारे मदरसे में हैं। और माशाल्लाह, आप, जी हाँ, बोलिए बोलिए। और आप, जी जी, और जब से आपसे मुंसलिक हुआ हूँ तो आपकी आवाज़ से और इसी तरह से आपकी जो स्ट्रेटेजी है उससे मुझे बहुत खुशी होती है, और जी, आपकी जो एक सोच है वो सोच अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करता हूँ, दूसरों माशाल्लाह को फ़ायदा पहुँचाने की। माशाल्लाह। तो बस मेरी मुकम्मल चीज जिसको जब कहते हैं कि कोई भी एक चीज की अगर पैमाना, अगर कोई चीज का अगर आप समझते हैं दुनिया की अगर कामयाबी उसको नजर आ रही है, तो मेरे नजर में जब आप मुझसे जब बात कर रहे हैं और जो भी जो दीनी तालीम याफ्ता जो नौजवान हैं या जो बुजुर्ग हैं या जो भी लोग आलिम मुफ्ती और जो भी दीगर अपने शोबों में अगर इस चीज को सुन रहे हैं, इस चीज से उनको फायदा हो रहा है, तो यकीन माने मेरे दिल को बड़ा सुकून और इत्मीनान हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि आप जैसे लोग, और आप अब क्योंकि जुड़ चुके हैं, आप भी ज्यादातर जितने भी हमारे मदरसे से जो तालीम ले रहे हैं या तालीम याफ्ता मतलब हो चुके हैं, उन तक भी आप ये मैसेज पहुंचाएं ताकि जुड़ें। मेरी मोहब्बत, मेरी कोशिश उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेस रहेगी। मैंने पहले ही प्रेजेंटेशन में कहा था कि मेरी रीच इस टाइप की ऑडियंस को है, साथ में सभी ऑडियंस के लिए भी उतनी प्यार मोहब्बत के साथ आगे लेकर चलूंगा। तो जजाकल्लाह। हमारे आप मुफ्ती हैं, आलिम हैं निफ्ता, आपका बहुत जी बहुत जी शुक्रगुजार हूँ। जी जी, जज़ाकल्लाह। जी। तो भाई, जितने भी मेरी जो ऑडियंस है, मेरे भाई हैं, मेरे बहनें हैं, वो मुझे अक्सर उम्मीद रखते हैं कि मेरे से कि मैं कुछ नई चीज सिखाऊं, नई बातें बताऊं। तो अल्लाह का बड़ा एहसान करम है कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको। कोई बता दें जो अनम्यूट है। जी आ रही है डॉक्टर साहब। ओके, तो अभी हेल्थी ये ट्रेडिंग। जी, दो नहीं, मुझे हिस्से नहीं आ रही है डॉक्टर साहब। आएगी, रीज्वाइन करना पड़ेगा। मेरा इंटरनेट मैंने कोशिश किया कि काफी स्ट्रांग रखूं, तो अगर आप रीज्वाइन करें तो आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आपकी एक ही शिकायत है, अगर 8-10 लोगों की शिकायत आएगी तो मैं रीस्टार्ट मैं अपने तरफ से कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे इंटरनेट के इश्यूज रिजॉल्व होंगे, ठीक है। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह का बड़ा एहसान शुक्र की हमें हर वक्त अल्लाह ने जो है इस लाइव से जुड़ने का मौका दिए, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि संडे लाइव से आप लोगों को कुछ अच्छी नई अपनी जो ट्रेडिंग की बातें बताई जाए। तो यहाँ पे भी आज की टॉपिक में है ट्रेडिंग, बट ना कोई स्टॉक का डिस्कशन होगा आज के संडे लाइव में, ना कोई स्ट्रैटेजी की डिस्कशन होगी। क्यों? क्योंकि मेरे एक बड़े अजीज जो मतलब जो इस टीम के अंदर हिस्सा है, एक रिजवान भाई भी हैं गुजरात से, दीनदार आदमी है माशाल्लाह, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप बीच बीच में कभी साइकोलॉजिकल या कोई हिम्मत वाली और काफी जिस तरीके के इश्यूज पे भी आप बात करें। तो इंशाल्लाह आज हम 2 इश्यूज पे बात करेंगे। जो पहला टॉपिक है आप लोगों को नजर आ रहा है,
हेल्दी ट्रेडिंग। ठीक है, अगर ट्रेडिंग तो सुने होंगे आप, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, या अलग अलग दीगर जो है उसके जो टर्म्स होंगे। हेल्दी ट्रेडिंग आपने शायद ही नहीं सुना होगा। अगर मैं कहूं कि हेल्दी का मतलब होता है सेहतमंद, तो इंसान हर वक्त ये जरूर चाहेगा कि आपकी हेल्थ बरकरार रहे। कोई भी काम अगर हम करते हैं, अगर उससे हेल्थ खराब होती है तो वो काम आपके लिए मुनासिब नहीं है, या आपके बड़े, आपके घर वाले भी रोकेंगे टोकेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, आप कोई चीज नहीं शुरू कर दिया और आप अपनी सेहत को बिगाड़ रहे हैं। तो आप लोगों से सवाल है, जो अनम्यूट हैं बताएं, क्या आपको ट्रेडिंग सेहत पे इफेक्ट कर सकती है? आपको मतलब मुराद आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पूरी आवाम में अगर ट्रेडिंग से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं? जी बताएं, जो अनम्यूट है बोले यस और नो। आज का सेशन इंटरेक्टिव है। मोहम्मद साजिद आप भी बात कर सकते। ट्रेडिंग से हेल्थ इफेक्ट होता है? साहिल खान, जो अनम्यूट है उनको मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या ट्रेडिंग इफेक्ट करेगी? बीच बीच में मैं लोगों को अनम्यूट करते जाऊंगा। जी सर, करेगी। आप बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग से हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, तो आपका सवाल, आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है। तो आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे किस तरीके से हम हेल्दी ट्रेडिंग करें। यहां पे अगर आप देखें कि, और दोबारा आपको मैं सवाल पूछ रहा हूं, हु वांट्स टू बी ए विनर? विनर मतलब कि आप कामयाब। तो यहां पे देखिए, विनर चाह रहा है कि स्टॉक मार्केट में वो जीते। विनर का मतलब उनका माइंडसेट जीतना या मुनाफा या फायदा करने का है। जितने भी लोग आज सेशन में बैठे, कोई भी ये तो नहीं चाहेगा कि वो मुनाफा ना कमाए या कामयाब ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी कोशिश है, आपकी भी कोशिश रहेगी, और अल्लाह ताला से दुआ भी रहेगी कि हम सब लोग इस स्टॉक मार्केट से फायदा उठाएं, तो उसको हम कहेंगे विनर। तो इस स्टॉक मार्केट में आपको विन करते हुए हेल्थ को लूज नहीं करना है, हेल्थ का लॉस नहीं करना है, प्रॉफिट में रहना है हेल्थ को भी। तो इसीलिए एक पुरानी कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि सबसे बड़ी जो दुनिया की कमाई है वो है सेहत। नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अगर अल्लाह से अगर दुआ मांगो, सबसे पहले दुआ मांगो आपकी सेहत के लिए। तो ये एक चीज, इसको इंग्लिश में कोई लिख कर दिया है कि इसको कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे बड़ी दौलत दुनिया की अपनी सेहत होती है। अब यहां पे ट्रेडिंग में अपनी सेहत कैसे बिगड़ती होगी? हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए। आप लोगों को पता है, जितने भी लोग पिछले 8, 10, 15 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बताइए, ये क्या है? ये कंप्यूटर्स, समझ रहे, मोबाइल। तो जब आप या कोई भी काम करने वाले, या जो भी उनकी वर्क क्या बोलते हैं एनवायरमेंट में कंप्यूटर्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां पर हेल्थ इश्यूज आना लाजमी है। तो मैंने एक पिक्चर में बताया कि जो भी इंसान ज्यादातर वक्त अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे अगर देता है, ज्यादा वक्त मतलब कई घंटे, तो यहाँ पे एक आप मैंने एक वो खबर का वो बनाया है, एक क्या बोलते हैं, एक पत्थर जिसको कहते हैं रेस्ट इन पीस। तो मैसेज ये देना चाह रहा हूं कि कोशिश करना है कि हमारा वक्त ज्यादा कंप्यूटर पे ना गुजरे, उतना ही गुजरे जितनी हमारी और आपकी दुनियाई जरूरत है। यहां तक बात क्लियर है? बताइए, समझ में आ रही है बात? जी समझ में आ रही। तो मोटी बात यह है कि आज के जमाने में कंप्यूटर्स बहुत जरूरत है। बच्चों को भी स्कूली तालीम कंप्यूटर पे मिल रही है, बड़ों को भी जो है ना अपनी दुनिया की जरूरतें कंप्यूटर पे हो रही हैं। तो एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, बिजनेस रिलेटेड हो, सोशल रिलेटेड हो। अगर आप कंप्यूटर्स का सही इस्तेमाल करेंगे तो सेहत के लिए हमारे आसानी रहेगी। अच्छा, अब हम आपको यहाँ पे स्लाइड पे ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रेडिंग से क्या क्या मसले हो सकते हैं। ये स्लाइड में जो है ना बहुत सारे सिम्टम्स या बहुत सारे सिचुएशंस को मैं बताने की कोशिश किया। ट्रेडिंग ज्यादा करने से आप बीमार बन सकते हैं, हमेशा आप फिक्रमंद रहते हैं। मैं इंग्लिश में लिखा हूं, उर्दू में बता रहा हूं। आपका टाइम मैनेजमेंट, ये तो काफी सारे लोगों के साथ होता है कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग के इतने सारे चीजों को सीख रहा है, यहां बैठ रहा है, वहां बैठ रहा है, काफी सारे जो है ना उनके एक्टिविटीज ट्रेडिंग के साथ साथ होती है। तो इस वजह से वो अपना टाइम
फैमिली के लिए सबसे पहले मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूं कि आप अपना टाइम फैमिली का कभी भी जो है ना कुर्बानी नहीं देना। साथ में क्या आता है ट्रेडिंग करते हुए, स्ट्रेस आएगा, चिड़चिड़ापन जिसको एंग्जाइटी कहते हैं, रातों में लेट लेट जागना, नींद का जो है ना खोना, आपकी परफॉर्मेंस, यकीन जानिए कई सारे लोग अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस को भूल चुके हैं, कई सारे लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तो साथ में आपका हेल्थ भी खराब होगा, ज्यादा कंप्यूटर्स देखने से हेडेक होता है, अक्सर लोग देखें कि दिन के दौरान ही वो टायर्ड हो जाते हैं, साथ में आप किसी को अगर कोई पूछता है तो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, फोमो जिसको हम कहते हैं उसको फियर लिखा हूं यहाँ पे, और डेप्थ, ये भी आजकल ट्रेडिंग से लोग क्या कर रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि किसी से 1 लाख उधार ले लिए, किसी से 50,000 उधार लिए लेके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है। तो यहाँ पे स्लाइड से मैंने बताया कि इतने सारे चीजें ट्रेडिंग से जुड़ी हुई हो जाती है। तो एक एक पॉइंट को जब मैं कवर करूंगा तो आप देखिए, जब ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं लोग, खाने पे भी नहीं ध्यान दे रहे, या अगर मैं जनरली भी ये बात कहूंगा कि बगैर कोई ट्रेडर, बगैर कोई ट्रेडिंग कोई एक्टिविटी कर रहा है, जनरल टर्म्स में हमारा खाना हेल्दी होना जरूरी है। आज की तारीख में स्विगी, जोमेटो, पता नहीं कितने सारे एप्लीकेशंस आ गए जो खाने को डिलीवर कर रहे हैं। वो कौन से खाने को हम ऑर्डर करते हैं? जंक फूड। इसको क्या कहते हैं भाई, बताइए, मैंने क्या बोला इसका वर्ड? जंक फूड। जंक फूड का मतलब होता है जो 5-10 मिनट में जो तैयार हो जाता है, जैसे बर्गर, पिज्जा, समोली, शवरमे, ब्रूस्ट, ये सब चीजें देखने में भी बड़ी अच्छी हैं, टेस्टी भी बड़ी अच्छी करती होंगी, बट इनकी साइड इफेक्ट्स काफी खतरनाक या भयानक हैं। तो कोशिश करें कि हम अनहेल्दी डाइट और इर्रेगुलर डाइट से बचें। अब मैं 5 या 6 मेडिकल कंडीशंस को बताऊंगा, उसके साथ उससे होने वाले मसले या बीमारियों के बारे में आपको ध्यान दूंगा। कि यहां पे देखिए कि जब आप या हम जंक फूड को ज्यादा अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट आएगा, फैट आने से उसको मोटापा आएगा। जब मोटापन होता है तो ये 10 से लेके 100 बीमारियों के लिए ये शुरुआत है, मोटापा। जो सबसे बड़ी जो चीज है, जो मेरा पर्सनल, जो मेरी स्पेशलाइजेशन है, डायबिटीज होती है। अक्सर डायबिटीज लोगों को बीपी का शिकायत होती है और हार्ट के इश्यूज आते ही हैं अगर डायबिटीज अनकंट्रोल होती है। तो ये हो गया आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की शुरुआत। साथ साथ जंक फूड के अंदर वो कैलोरीज नहीं होते या वो कुव्वत नहीं होती जो घर के पकवान में होती है। तो उसके साथ साथ कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होता है। जंक फूड तो ज्यादा खाते हैं बट उनकी ताकत या एनर्जी लेवल बहुत गिरी रहती है। आगे चलकर उनको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, आपने देखा है कि बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, अच्छे मतलब जंक फूड खा रहे हैं, और उन लोगों को हम डॉक्टर्स लोग देखते हैं कि अरे उनको विटामिन डी की डिफिशियंसी है, विटामिन बी की डिफिशियंसी है। तो इस तरीके से काफी सारे न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी होते हैं। और ज्यादा जंक फूड खाने से डिप्रेशन भी आता है। तो कोशिश करें जंक फूड को अवॉइड करें। नेक्स्ट, काफी सारे लोगों को आप देखे होंगे कि काफी बैड हैबिट्स में मुलतवा होते हैं। तो बैड हैबिट्स का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि शराब है, सिगरेट है या कोई भी चीज, इन सब चीजों को भी आप या हम सब लोग इससे दूर रहें। अब एक्चुअल इश्यूज ज्यादा कंप्यूटर के सामने बैठे से क्या होता है उस पर हम आएंगे। उमूमन लोगों को देखे होंगे आप ऑफिस में 8 घंटे 6 घंटे काम कर रहे हैं, काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपनी नेचुरल जरूरत को तक सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। सप्रेस मतलब दबा देना, सप्रेशन मतलब जैसे कि किसी को अभी जाने का है स्तंजे पे, तो वो बोलेगा 1 घंटे की मीटिंग चल रही है, डॉक्टर नईम साहब की कॉल चल रही है, मिस हो जाएगी, बैठ जाते नहीं। उसी तरह से ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं, देखेंगे आपने कि वो लोग कोई एक क्या बोलते हैं, कोई प्रोजेक्ट में बैठ गए या कोई एक चार्ट स्टडी करने बैठ गए, इन्वेस्टिंग पे या ट्रेडिंग पे बैठ के चार्ट बना रहा है। अरे भाई चार्ट तो बनते रहेंगे, आपने कौन सी चीज को आपने रोक के रखा है, वो चीज आपको आगे चलकर तकलीफ देगी। तो यहाँ पे आपको इस स्लाइड से मैसेज है, कभी भी आप अपनी नेचुरल रिक्वायरमेंट या जरूरतों को सप्रेस ना करें। चलो कि अगर कोई सप्रेस कर रहा है, सप्रेस मतलब रोक रहा है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कई वो तो अल्लाह ने हमारे को ताकत दे रखी है कि हम काफी सारे घंटों तक रोक सकते हैं। अब वहां पे अगर आप रोक रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन की शिकायत,
हेडेक, डिफिकल्टी, आगे चलकर वही स्टंजा करना मुश्किल हो जाएगा। आपकी बॉडी जो है ना बेंड होना शुरू हो जाएगी, कहां पे, पेट की तरफ, और आपका पेट मोटा होने लग जाएगा। तो ये चीज को आप कभी नहीं रोकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अक्सर लोग ट्रेडिंग में, एक हमारे मुफ्ती नूर साहब बोलते हैं भाई आप लोग रात में कॉल्स मत लो, 11:30 बजे कॉल्स बंद कर दो। जनरली जो देखा गया है, ये हम लोगों के लिए नहीं है, पूरे दुनिया के जो ट्रेडर्स हैं, कोई ट्रेडिंग इंडिया का भी कर रहा है, कोई अमेरिकन बोर्ड इसका भी कर रहा है मार्केट का, कोई यूरोप का भी कर रहा है, तो दुनिया के अलग अलग ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं या इंडिया की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इंडिया की ट्रेडिंग का टाइमिंग है 9:15 से 3:30 तक। अब वो रात में भी जागा हुआ है, दिन में भी जागा हुआ है, तो उसकी जो स्लीप साइकिल है, नींद करने वाली साइकिल बिगड़ गई है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। ये स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब करना, ये आपको काफी सारे मसलों पे ला सकता है। यानी आप सबसे बड़ी रिस्क, स्लीप को अगर आप चेंज करते हैं या स्लीप को कम करते हैं, या उमूमन 6 से 8 घंटा सोना हेल्दी है, और आप 6 घंटे कंटिन्यूस नहीं सो रहे हैं, तो आपको आगे मोटेपे की शिकायत, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, काफी सारे ब्लड शुगर के या डायबिटीज के पेशेंट ज्यादा प्रॉपरली नहीं स्लीप होने से होते हैं, और साथ साथ काफी दीगर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे थायराइड के मसले होते हैं या कोई और हार्मोन्स के मसले हो सकते हैं। तो हार्मोन चेंज होना, हार्मोन का निजाम को डिस्टर्ब करना, ये आगे चलकर करेक्ट नहीं हो सकते। रोक सकते तो सिर्फ प्रॉपर स्लीप से रोक सकते हैं। अगर एक बार ये सिस्टम बदल गया, ये वापस नॉर्मल नहीं होता। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? कोई बताए, यहां तक कोई चीजें नई सीखने को मिली है? जी डॉक्टर साहब। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बैड पोस्चर, तो आप अपने आप को एनालाइज करें। अभी इस वक्त अगर आप मेरी इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो क्या आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के गर्दन को झुकाए हैं, जो इस तरीके से झुका रहे हैं? मैं तो करता था पहले, दूसरों के क्या बोल, दोनों इस तरीके से गर्दन को झुका कर, मैं अभी भी करता हूं डॉक्टर। 99% लोग करते हैं। कितने लोग करते हैं? 99%। अब यहां से जो है ना मसले बहुत सीरियस होते जाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिए। इसको एक लाइन में कहते हैं बैड पोस्चर, गलत तरीके से बैठना, खड़ना या झुकना। अब कंप्यूटर में जो गलत तरीके से जो झुकते हैं वो है गर्दन पे, तो गर्दन पे जब झुकेंगे तो दर्द होगा गर्दन की। देखिए नेक पे कितने परसेंटेज है? 53% लोगों को नेक पेन होते हैं, साथ में शोल्डर पेन। आप अगर सही तरीके से हाथों को सही नहीं रख के कीबोर्ड पे टाइपिंग घंटे कर रहे हैं, तो भी ये एक शिकायत हो सकती है। लोअर बैक की तो शिकायत सबसे ज्यादा इसीलिए परसेंटेज है, चलने से, फिरने से, सीढ़ियों पे भागने से, यहां पे भी आपको कमर की या लोअर बैक की भी शिकायत होती है। इसका एक रीजन है बैड पोस्चर। साथ साथ रिस्ट का, रिस्ट के बारे में मैं बहुत स्पेसिफिकली बताऊंगा। ये उन लोगों को होता है, रिस्ट मतलब कलाई, जो आप ज्यादा कीबोर्ड को प्रॉपर तरीके से नहीं यूज कर रहे हैं। तो यहां पे एक चीज बात क्लियर हो गई बैड पोस्चर की। नेक्स्ट, अगली जो एक बीमारी है, शायद ही आप लोगों ने कभी इसको सुना होगा, मगर ये बीमारी मौजूद है। इस बीमारी का नाम है सिटिंग डिजीज, बैठ के हासिल करने वाली बीमारी। सिटिंग का मतलब बैठना। तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आज तक तो हमने बीमारी सुनी नहीं, इस बीमारी है ये उन लोगों को होता है जो लंबे वक्फे के लिए एक ही जगह पे बैठे हैं या एक ही कुर्सी पे बैठे हैं। ये भी मसला है। आपको पता है कि अगर आप कोई भी एक ही कुर्सी पे या एक ही जगह पे 2 घंटे कंटिन्यूअस नहीं बैठना है, ये याद रखें। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, कोई भी कुर्सी पे या कोई भी जगह पे आपको 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठना है। तो बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं तो ऑफिस में बैठता हूं 8 घंटे। बैठो, बट कंटिन्यूस 2 घंटे नहीं बैठो। उसका हल भी बताऊंगा। सबसे पहले ये तो समझें कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि मैं एज ए डायबिटोलॉजिस्ट हूं, तो उसकी एक स्टडी की गई थी यूके में, कि वो कह रहे हैं कि जो भी लोग 2 घंटे से ज्यादा एक ही जगह पे बैठते हैं,
उन 100 लोगों में से 7% के लोगों को डायबिटीज हो सकता है। क्या हो सकता है भी बताइए? डायबिटीज। बात समझ में आ रही है जी? कोई जी, आ बताएं रही अगर है। बात। जी, आ रही है। तो ये आज तक आपने नहीं सुना होगा कि बैठने से भी बीमारी आ सकती है। तो अब ये जो बैठने वाली जो बीमारी है, सबसे ज्यादा मतलब अगर आप देखें लेडीज में ज्यादा होता है, क्योंकि लेडीज सबसे ज्यादा बैठती है जगह। यहां पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी अगर 6 घंटे पर डे अगर बैठ रहा है, मतलब इसकी जो बीमारी, उसकी जो आगे चलकर डायबिटीज और उसके साथ साथ जो होने हैं, डेथ रेट भी ज्यादा उनमें देखा गया है। 6 घंटे कंटिन्यूस बैठा है। अब हम कह रहे हैं कि 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठना है, तो डॉक्टर साहब उसका हल क्या है? सिंपल सा हल है, ना टैबलेट लेनी है ना कोई एक्सरसाइज करनी है। जिस कुर्सी पे बैठे हो बस उठ के खड़े रह जाओ। कितनी देर के लिए? 2 मिनट के लिए। क्या करना है आपको? मैं अक्सर ये जब स्टडी करके देखा तो मैं तो कोशिश करता हूं कि 1 घंटा 1.5 घंटा अगर मैक्सिमम में बैठा, वहीं की टेबल पे उठकर कुर्सी को छोड़ के 1 मिनट या 2 मिनट खड़ता हूं और बैठ जाता हूं। इसको कहते हैं स्टैंडिंग ब्रेक। खड़े होकर 2 मिनट का ब्रेक लेना। तो कोशिश करें सब हजरात 2 घंटे या 3 घंटे से तो ज्यादा कंटिन्यूस ना बैठें। अक्सर 30 मिनट्स या 45 मिनट्स में आप स्टैंडिंग ब्रेक लेते रहें। ओके। मैं एक 4-5 चीजें बताया। जनरली एक पिक्चर है यहाँ पे कि अभी तक के जितने भी हमारे स्टाइल और जो लाइफस्टाइल चॉइसेस थे वो गलत थे। अगर हमने गलत लाइफस्टाइल चूज करे हैं तो और क्या क्या शिकायतें हो सकती है। स्ट्रोक की आपने देखा होगा, स्ट्रोक पैरालिसिस कहते हैं। 70% लोगों में बैड लाइफस्टाइल से स्ट्रोक होते हैं। 71% लोगों में कैंसर होता है। 82% लोगों में हार्ट की बीमारियां होती हैं। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है या जो सबसे फर्स्ट जो बीमारी या मेडिकल कंडीशन जो होती है वो है डायबिटीज। तो कोशिश करें हम लोग सब अच्छे प्रॉपर लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। यहां पे देख रहे होंगे कि एक पिक्चर नजर आ रही है, काफी सारे डिटेल्स हैं, इसको देख के घबराओ मत। बट इस बीमारी को कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ये टनल्स तो आपने देखा होगा, जैसे टनल्स बॉम्बे से अगर आप पूना जा रहे हैं तो काफी सारे टनल्स दिखेंगे। तो उन टनल्स को आप इस तरीके से यहां पे देखिए, अपने कलाई में राइट एंड लेफ्ट में भी एक टनल है, इसको कहते हैं टनल। ये टनल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके नीचे से बस नहीं जा रही, नर्व जा रहा। नर्व, ये है नर्व, या इसको कहते हैं रग कहते हैं। ठीक है, यहां पे एक रग या नर्व होती है जिसका यहां पे नाम देखिए, ये हो गया आपका एक रिस्ट नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिस्ट नर्व। इंग्लिश में कहते हैं मीडियन नर्व। नाम क्या है? मीडियन नर्व। ये जो येलो वाली कलर की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है। यकीन जानिए, अल्लाह ने इस नर्व को देने से हमारे लिए उंगलियों का चलाना, ये उंगलियों को मोड़ना, हाथ से पकड़ना, सबसे बड़ी जरूरत हमारी इन हाथों से खाना खाते हैं हम लोग। इस पूरी एक्टिविटी को जो सप्लाई करता है, जो तिब्बी जो मालूमात है, वो है मीडियन नर्व। और ये गुजर रही है इस टनल के नीचे से। जब भी आप कंप्यूटर पे बैठ के टाइपिंग कर रहे इन उंगलियों से, जितना ज्यादा टाइपिंग 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 कर रहे हैं, तो ये जो नर्व है, ये टनल है ना, टनल दब जाता है। जब ये टनल दब जाता है तो ये नर्व को दबा देता है। जब भी ये नर्व काफी वक्त तक दबा हुआ रहेगा तो आपके इन उंगलियों की सेंसेशन जाती जाएगी, कम होती जाएगी, और इनकी एक्टिविटी पे असर होगा। और आखिर में एक ऐसा शदीद दर्द आ जाएगा, वो काफी सारे महीनों तक, सालों तक नहीं जाएगा। भले ही बहुत बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे इलाज करा लो, एक बार ये नर्व दब गई, काफी सारा परसेंटेज तक वो नर्व पे इफेक्ट हो गया, तो हमको आगे रिपीटेटिव मोशंस, या मतलब जो बार बार जो अंगुलियां चलाते हैं, बार बार जो हम हाथ में से पकड़ते हैं, उठाते हैं, ये सब चीजों पे इफेक्ट हो जाएगा। काफी सारे लोग क्लिनिक्स पे आते हैं, कहते हैं मेरा रिस्ट पे बहुत दर्द है, मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। उस बीमारी को कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ये आने की रीजन क्या है? आपने कंप्यूटर कीबोर्ड ज्यादा इस्तेमाल करने से ही ये आती है। तो अब आप लोग डरना नहीं इससे,
बस एहतियात करना कि आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड सही ढंग से इस्तेमाल करें। अब यहां पे अगर बोलेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कंप्यूटर पे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं माउस का और कंप्यूटर के इस्तेमाल से ये कार्पल टनल सिंड्रोम, यहाँ पे ये कार्पल टनल होता है। अब यहाँ पे इसको दिख रहा है कि ये बहुत शदीद दर्द में है, पट्टियां डालेंगे, आइस पैक लगाएंगे, कुछ कम हो सकता है, बट उसका इलाज आगे चलकर नहीं है। अब आपको क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, पहले जैसे मैंने आपके नमनेस, टिंगलिंग, सुनपन होना, आपका दर्द इन कलाई से लेकर पूरे हाथ तक फैल जाना, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर आप कोई चीज पेन उठा रहे हैं तो पेन आपकी उंगलियों से गिर सकती है, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपका ग्रिप खत्म हो जाएगा, और साथ साथ यहाँ के जो हिस्से की जो मसल्स हैं ये थिन हो जाएंगे, कमजोर होकर आपकी हाथ की कलाई जो है ना बिल्कुल बीमार दिखेगी। तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। उससे पहले आप समझें कि इसका इलाज क्या है। ये इस तरीके के डॉक्टर आपको ये स्प्लिंट देंगे। स्प्लिंट मतलब ये हाथ को सीधा रखने के लिए। बहुत सारे लोग इसके बाद भी इलाज आता मतलब ठीक नहीं होते तो उनको ये सर्जरी करते हैं। इन्हें एक सर्जन जाएगा, इसको चीरेगा, इसको निकालेगा, इस टनल को रिलीज करेगा, इस टनल को कोशिश करेगा वापस रिस्टोर करने के लिए। ये होगी सर्जिकल प्रोसीजर। यहां तक हम लोगों को इंशाल्लाह नहीं जाना है। तो डॉक्टर साहब ने तो बीमारी बता दी, वजह बता दिए, सिम्टम्स बता दिए। ये वाली पिक्चर का जो एक्सरसाइज है बहुत सिंपल है। यहां पे आपको क्या करना है, जब भी अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा कंप्यूटर यूज करे हैं, कीबोर्ड यूज करे हैं, माउस यूज करें, आपके पंजे या 5 हाथ के यानी उंगलियों को सीधे इस तरीके से रखना है और मोड़ना है एक स्टेप, वापस इसी तरीके से रखना है, मुट्ठी बना लेना है, वापस हाथ को खोलना है, ऐसे 90 डिग्री पे आपको करना है, वापस हाथ को खोलना है, थम्स अप करना है और वापस हाथ को छोड़ देना है। तो यानी टोटल आपके एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4। ये स्लाइड को मैं शेयर कर दूंगा, बाद में आप इसको बैठे बैठे 30 सेकेंड्स में एक्सरसाइज हो जाएगी। नंबर 1 पिक्चर देखें, हाथ खुला हुआ रहना चाहिए, 2 बंद करना है, 3 वापस खोलना है, पूरे 5 उंगलियां मुट्ठी करना है, 5वां दोबारा खोलना है, 6वां 90 डिग्री पे आपको छोड़ना है, 7वां दोबारा हाथ खोलना है, 8वां आपको थम्स अप करना है और 9वां दोबारा खोल के छोड़ना है। अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो वो कार्पल टनल सिंड्रोम से आप बच जाएंगे। जी बताइए, यहां तक समझ में आ गई बात? जी डॉक्टर साहब। ओके, बात समझ के साथ साथ कुछ नई मालूमात हो रही है क्या? जी बिल्कुल। ओके डॉक्टर बता रहे ऐसा लग रहा है। जी जी, कौन बोल रहे हैं, बोलिए जोर से। मोहसिन भाई। हाँ बोलो मोहसिन भाई, क्या बात समझ में आई बता। ऐसा लग रहा है कि मुफ्त में आप इलाज बता रहे बहुत सारी बीमारियों का। हर चीज इंशाल्लाह इस डॉक्टर से मुफ्त में मिलेगी। डॉक्टर अपनी पूरी तालीम खुद की भी देगा और सीख कर भी आपको बताते जाएगा इंशाल्लाह। जी जी जज़ाकल्लाह। अब अगली जो सबसे बड़ी बीमारी याद रख लीजिए, कार्पल टनल सिंड्रोम, सिटिंग डिजीज, और ये जो अभी बता रहा हूं ये 3 हर आदमी में पाए जाते हैं। सिम्टम्स किसी के कम हो सकते हैं, किसी के ज्यादा हो सकते हैं, कोई नहीं बोल सकता कि मुझे वो नहीं है। सिटिंग डिजीज में भी है, सिटिंग मतलब बैठे रहना, कार्पल टनल सिंड्रोम जो कंप्यूटर के कीबोर्ड यूज करने से होता है, और अब जो दिखा रहा हूं वो तो किसी में आने के नहीं आने के चांस ही नहीं है। इसको कहते हैं सीवीएस। इसका सीवीएस का कोई ड्रग नहीं है, कोई ड्रग स्टोर में आके सीवीएस मत बोलो। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। यहाँ पे देखिए, सी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। बड़ी सिंपल सी बीमारी है, ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर को मोबाइल को घूरने से आती है। बच्चों में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि आज की जो हम लोग जनरेशन में पैदा हुए बच्चा 6 महीने का 1 साल का है, उसको चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं, और हम जैसे लोग ट्रेडिंग के लिए मोबाइल में ज्यादा घूरते हैं, कंप्यूटर पे ज्यादा घूरते हैं, या किसी का तो काम ही कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। इतने ज्यादा शिकायत है कि इसकी सिम्टम है आई स्ट्रेन, आंखों पे जलन होना, आंखों पे दर्द होना, आंखों की गर्माहट आना, इसको आप कह सकते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो ये जो है अक्सर कंप्यूटर के ज्यादा यूज करने से हो रहा है। यहाँ पे काफी सारे सिम्टम्स आते हैं, बट जनरली इसके अंदर आपको जो है आंखों का चिड़चिड़ापन बोल सकते हैं।
ठीक है, ये क्यों हो रहा है? अब आप देखिए, मैंने पिक्चर में दिखा है, इतना बड़ा कंप्यूटर इतना छोटा सा बच्चा बैठ के देख रहा है। मेरे भी बच्चे देखते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं, बट कोशिश हमें कर रहा हूं कि अभी उनको मोबाइल से हटाकर जब भी जरूरत है स्कूल के कंप्यूटर पे आए, बैठे, देखें। ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूं, आप परफेक्ट नहीं है, नहीं। हर एक को आज की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन बच्चों को कंप्यूटर से कैसा बचाया जाए, और हम खुद को अपने आप को ट्रेनिंग करते हुए आंखों पे भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए कि जितना लॉन्गर द एक्टिविटी रहेगा, जितना ज्यादा देखते जाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने आंखों पर स्ट्रेस दे रहे हैं। तो एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है। इनके सिम्टम्स क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि आपके आंख जो है थक जाते हैं, आई फैटिग का मतलब जनरली लोग देखें आंख उनके थके थके हुए नजर आते हैं, खुजली होती है आंखों में, या चिड़चिड़ापन आता है। आंखों में कुदरती यहाँ पे पानी होता है, पानी, वाटर। आंखें मॉइस्ट रहती है ताकि हमारा विजन क्लियर रहे। ज्यादा कंप्यूटर देखने से ये पानी जर जाता है या उड़ जाता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में ड्राइनेस, सूखे आंख। और बाद में यहाँ पे देखिए विजन ब्लर्ड हो जाता है, यानी लोगों को चश्मा लगाना पड़ेगा या विजन उनकी काफी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। ये देखिए डबल विजन, लोगों को क्या होता है, ज्यादा कंप्यूटर पे देखने से एक चीज दो नजर आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आंखों से जो दिमाग पे इफेक्ट करती है वो है हेडेक। तो जितने ज्यादा देर तक कंप्यूटर पे टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा हेडेक लोगों में बढ़ता जाएगा। उसके साथ साथ जनरल आदमी को अगर आप देखें, उसकी आंख तिरछी भी हो सकती है, स्क्विंट आई। ड्राइनेस का तो मैंने बताया, साथ साथ लाल आंखें होती हैं, रेड आई। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में कहते हैं। अब यहां पे इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे इंजीनियर्स ने क्या किया, आज के जो हम लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स देख रहे हैं, कंपनियां क्या करती हैं, उनके ऊपर स्क्रीन फिल्टर्स लगा रही हैं। और नए नए टाइप के कंप्यूटर्स पे जो HP स्मार्ट टच स्मार्ट पीसी है, इनके अंदर पहली बात तो स्मार्ट फोन आने से और स्मार्ट टैबलेट आने से हाथों का तो इस्तेमाल कम हो गया है, सब लोग उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मॉनिटर से उंगली की तो बीमारी बच गई, साथ साथ मॉनिटर की कॉन्ट्रास्ट को भी छेज कर रहे हैं, तो इससे काफी मसले हल हो रहे हैं। बट हमारी अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि जो जरूरत की चीजें हैं उसी पर ही हम ज्यादा मॉनिटर्स का यूज करें। नहीं है, फैमिली को देखें, मॉनिटर को देखने से अच्छा क्या है, फैमिली को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलें, ज्यादा से ज्यादा वक्त क्या करें, अगर आपको टाइम पास नहीं हो रहा है तो तिलावत में, इबादत में लगाएं। जरूरी नहीं कि बार बार कंप्यूटर पे जाके देख के हमारा अपने टाइम को पास करना है। तो ये हो गया आपका करेक्शन या प्रिवेंशन की बात होगी। अब लास्ट में मैं एक चीज जो बताना चाह रहा हूं कि पोस्चर अलग है, करेक्ट सिटिंग पोजीशन अलग है। पहली बात तो ये पोस्चर सही है, ये आपका कंप्यूटर है, आप जिस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप जरा ध्यान से देखें। ये कंप्यूटर का स्क्रीन और ये हमारी नजर, तो जितने भी जो बीमारियां बताया मैंने, कार्पल टनल सिंड्रोम हो, कंप्यूटर विजन वाला हो, या आपकी सिटिंग डिजीज है, इन सब के साथ आपको ये सेटअप पे रहना है हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है। इस सेटअप को आप समझे, अगर आप फॉलो करेंगे, मैं तो बोल रहा हूं कि ये बहुत आसान है सेटअप। टेबल, यहाँ पे देखिए टेबल कितना लिखा है, 12 to 15 सेंटीमीटर का हाइट पे रहना चाहिए कम से कम। यहाँ पे आप देखिए ये आपका सिटिंग पोजीशन किस तरीके से है, स्ट्रेट बैठे हैं, यहाँ बॉडी स्ट्रेट है, ये एल्बो तक इधर इस तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर की स्क्रीन और आंखों के पर्दों के बीच का दायरा। मिनिमम आपको स्क्रीन का जो डिस्टेंस होना चाहिए 40 सेंटीमीटर से लेके 45 यानी 75 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। मेरे प्रेजेंटेशन के बाद आप खुद अपना एनालिसिस करें कि आप कंप्यूटर स्क्रीन से कितनी दूर पे आपकी आंखें टिकी हुई हैं। साथ में यहाँ पे आपका कीबोर्ड का पोजीशन बताया है, और ये जो एल्बो की जो पोजीशन है, कार्पल टनल सिंड्रोम से बचने के लिए आपका ये एल्बो की जो पोजीशन है 90 से 100 डिग्री का होना चाहिए। यानी इस तरीके के भी आप हाथ रख सकते हो, इस तरीके से टाइपिंग होना मुश्किल है तो आप 100 डिग्री तक आ सकते हैं। ज्यादा छोटा करके करना इससे होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम ज्यादा बेंड करने से होता है। बेंड करने से प्रेशर यहाँ पे ज्यादा पड़ता है और साथ में यहाँ पे भी पड़ता है। जितना फ्लेक्स करेंगे उतना आपको आसानी रहेगी।
तो कोशिश करें कि ये सिटिंग पोजीशन को या सिटिंग पोस्चर को भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उस तरीके से करें। और पैरों का पोजीशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे रिलैक्स होके पैरों को अंदर दबा के ज्यादा देर तक नहीं बैठना है। अब अगला जो चीज है कि बैठने का तो बता दिया, कितना वक्त आपको कंप्यूटरों के सामने देना है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 घंटे से ज्यादा चेयरों पे नहीं बैठना है, आधे घंटे पौने घंटे में ब्रेक लेना है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर का भी ब्रेक लेना है आपको, कंप्यूटर पे बैठने का। उसको कहते हैं 20-20 क्रिकेट मैच सुने होंगे, यहां पे आप और एक 20 याद कर लें, 20-20-20 रूल। ये 3 रूल को याद रख लें। ये 3-20 का रूल बड़ा आसान है। हर 20वें मिनट पे आप कंप्यूटर के सामने से हट जाए, समझ रहे? और आपको क्या करना है, 20 सेकंड के लिए, मैं कह रहा हूं कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड में दुनिया इधर से उधर कुछ नहीं होने वाली है, कंप्यूटर पे वो चीज वहीं रहेगी। 20 सेकंड के लिए आपको सिर्फ कहीं दूर देखना है, बैठे जगह पे। यानी आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, 20 मिनट हो गए, कंप्यूटर स्क्रीन से नजर हटाओ, कोई दूर की चीज, यानी 20 फीट की दूर की चीज। रूम के अभी मैं मेरे बाएं तरफ देख रहा हूं तो मेरे बेटे की साइकिल है, तो साइकिल को 20 सेकंड तक देख रहा हूं अभी। तो कोशिश करेंगे आप कि हर 20वें मिनट पे 20 फीट की दूरी वाला चीज को 20 सेकंड तक देखेंगे। बेहतर है अगर आपके पास कोई बच्चा है, कोई फैमिली है, 20 सेकंड की दूरी, 20 फीट की दूरी पे है तो देखें। यहाँ पिक्चर में बता रहा हूं, यहाँ पे कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, 20 मिनट हो गए, 20 सेकंड के लिए 20 फुट वाली एक कुत्ते को देख रही है। तो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है, शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। अमल करना बड़ा आसान है, तो इसको आप कोशिश करें कि आप अगर आप 20-20-20 रूल करेंगे तो आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो ये आज का पहला प्रेजेंटेशन रहा, ये मुकम्मल होता है। तो इस पे अगर किसी के सवाल है तो पूछिए जी। 3-4 सवाल लेंगे, उसके बाद सेकेंड सेशन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। जी, किसके सवाल हैं पूछते जाए। सवाल तो नहीं डॉक्टर साहब, मगर बट आपने जो बताया ना, इससे मैं बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हूँ। मुझे मतलब प्रॉब्लम आती है, पहले ही चश्मा है, और ज़्यादा देर कंप्यूटर पर बैठने के बाद जो है ना, तो जब मैं उठ के खड़ा होता हूँ और मतलब गैलरी में आया बाहर, अगर कुछ देखने की कोशिश किया तो बंदा खड़ा हुआ दिखेगा, मगर ब्लर उसका चेहरा नजर नहीं आता है, तो थोड़ा सा जी जी जी, तो प्रेजेंटेशन को मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूं, आप उसके अंदर जो जो एक्टिविटीज बताई हैं उसको फॉलो कीजिए। अगर उससे सिम्टम्स या आपकी तकलीफ जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आपको, अगर आई की प्रॉब्लम है तो आई के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पोस्चर की प्रॉब्लम है तो आपको कोई फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट किसी और के सवाल या कोई सजेशन या कमेंट देना चाहेंगे कि कुछ चीज सीखे या नहीं सीखे, बताइए जी। हैंड रेज हैं, 1-2-4 सवाल हैं। आलम पूछो, रूहुल अमीन पूछ सकते हैं, शेख सईद पूछे, यूनुस खत्री जी। जिन ने हैंड रेज किया था मैंने उनको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शेख सईद जी, वो बोले मेरे बोले। जो गर्दन में था जरा प्रॉब्लम है, ज्यादा नीचे देखे ना तो गर्दन में जी जी जी, तकलीफ, तो अभी आप तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज वगैरह है? गर्दन के लिए एक्सरसाइज फिलहाल मैंने स्लाइड में नहीं डाला है, क्योंकि उसकी डायग्नोसिस होना जरूरी है। अगर समझो कि अगर आप गर्दन की या लो बैक पेन की अगर शिकायत कर रहे हैं, उसकी डायग्नोसिस होना जरूरी है। क्या वो बैक पोजीशन से हुई है, या आपको कोई डिस्क का मसला है, या कोई दूसरे कोई मामला हो सकते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा शदीद मुसलसल वो गर्दन की शिकायत है तो आपको न्यूरो क्या बोलते हैं सर्जन के पास जाना पड़ेगा। पहले तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाएं, वो आपका टेस्ट कर लेगा और आपको बता देगा इंशाल्लाह। या उससे पहले भी अगर बिल्कुल मामूली सी शिकायत है, कोई भी पेन किलर्स ले सकते हैं, लोकल जेल लगा सकते हैं। तो आप सभी हजरात को बता दो, मैंने स्लाइड में खुद लिखा है कि अगर आपको, यहाँ पे आपने अक्सर स्लाइडों में देखा होगा कि आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड सेबी पर्सन, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है आई एम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डू कंसल्ट मी फॉर एनी
हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। बात समझ में आ रही है? ये देखिए मैंने हर स्लाइड में लिखने जी की कोशिश की है कि आप कभी भी कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को आप पर्सनल पे भी मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते। कॉल मतलब टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? जी जज़ाकल्लाह। ओके, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए आलम भाई फ्रॉम बिहार। हाँ बोले क्या डॉक्टर साहब, बैठे बैठे जब कुर्सी पे लगातार बैठते हैं ना तो जी बैक पेन हो जाता है, और डॉक्टर से दिखाए ना तो जो हाँ उन्होंने ये तो HLA-B27 वो जी पॉजिटिव हो जाता है। और ये जो है ना अक्सर हमको यही नवंबर दिसंबर ठंडी के टाइम में आता है। तो और जब बैठे रहते हैं, जैसे लगातार बैठे हैं, तो जब उठेंगे तो थोड़ा दर्द करेगा, जब चल उल लेंगे कुछ देर तो फिर कुछ नॉर्मल हो जाता है। जी तो जी। तो ये दरअसल आपके बैठने से क्या हो जाता है, पहली बात तो मसल्स हैं, आपके जो टेंडन्स हैं या आपके जो हड्डियां हैं वो हो जाती हैं फ्रीज। अब उस पे अगर आप तड़का लगा दो विंटर का, या कोई हम लोग सऊदी में एसी में बैठते और वो ठंडक क्या करती है उस जगह पे और ज्यादा फ्रीजन के मतलब प्रोमोट में करती है, यानी और ज्यादा उस शोल्डर को फ्रोज कर देती है, नी जॉइंट को फ्रोज कर देती है, या लो बैक के हड्डियों को जमा देती है। पहले तो आप खुद जमा दिए बैठ बैठ कर या गलत पोजीशन पे, सेकेंड उस पर अगर आप विंटर सीजन आ गया तो और ज्यादा वो पेनफुल होगा। तो उसके लिए एक्सरसाइजेस होंगे, फिजियोथेरेपी होगा, अल्लाह ना करे कोई जरूरत पड़ी तो डिस्क प्रोलैप्स होते हैं या कोई मतलब क्या बोलते हैं स्पाइनल इश्यूज हो सकते हैं, तो उसको आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। हमारी आज के लेक्चर से हम लोग सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने पहले बता दिया, इन सब को बचने के लिए आपको क्या करना है, ये पोजीशंस का ख्याल रखें। ये जो स्लाइड पे दिख रहा है ना, इसका आपको ख्याल करना, ठीक है? जी ओके, नेक्स्ट आखिरी सवाल ताकि सेकेंड टॉपिक पे जाए हम। जी नेक्स्ट बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? हाफिज अब्दुल जब्बार। हाँ बोलिए जब्बार भाई। डॉक्टर साहब, ये बैक पेन वगैरह जो होता है तो इसके लिए कौन से डॉक्टर को बताना पड़ेगा? ऐसा डॉक्टर कौन सा? देखिए दो तरीके से बैक पेन होता है। एक, अगर अल्लाह ना करे कि कोई एक आपको पता नहीं है कि उस बैक की हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया है, तो फ्रैक्चर इश्यूज ऑर्थोपेडिक डॉक्टर देखेगा, ठीक है? अब वहां पे नर्व्स होते हैं बैक में। अक्सर जो बैक का इश्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड से होता है। स्पाइनल कॉर्ड का दब जाना या डिस्क यानी जो वो प्रोलैप्स हो जाना, यानी वो जो हड्डियों के बीच में से अपना स्पाइनल कॉर्ड का एक कवर होता है वो बाहर निकलना, उसको कहते हैं प्रोलैप्स। तो वो इश्यूज को न्यूरो सर्जन को दिखाना पड़ेगा। अब आप तो नहीं तय कर सकते कि किसको दिखाना है, तो बेस्ट होता है कि आप सबसे पहले कोई जनरल फिजिशियन जिसको आप बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं उसके पास जाएंगे, तो वो एक बेसिक प्रिलिमिनरी टेस्ट करेगा और उस बुनियाद पे आपको बता देगा कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है? जी जज़ाकल्लाह। ओके, तो चलो सवाल खत्म। बाद में मैं आज तो संडे लाइव के बाद रात में नहीं आऊंगा, कुछ प्रोग्राम है, तो कभी हमारे जो रोजाना के जो लाइव में आपके दूसरे सवाल ले लिए जाएंगे। अजीजुर रहमान पूछे हैं, सर लेट के चलाया तो कंप्यूटर क्या होगा? भाई लेट के चलाने का कंप्यूटर का मतलब आप बेड पे लेटे हो तो भी पोजीशन आपकी खराब होगी। वैसे लेट के मोबाइल चलाया जाता है, कंप्यूटर तो नहीं चलाया जा सकता। हो सकता है टैबलेट यूज कर सकते हैं या लैपटॉप यूज कर सकते होंगे। लेट के चलाना मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं तो लेट के कभी कंप्यूटर नहीं चलाता। बेहतर है कि आप इसको अवॉइड करें, ठीक है? यहां तक एक सेशन खत्म हो गया।